जिस टाइम मेरे पापा जी की डेथ हुई और उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे या जो भी कागज थे, तो उसमें एक छोटा सा पेपर था जिस पे लिखा हुआ था कि पूजा तोमर ने हमेशा कुछ भी लड़कों के साथ मुझे भेजते थे कि लड़कों के साथ फाइट करेगी। वो भी बहुत जोर से मारते थे, उनकी मार खा के भी आती थी रूम पे। तो बहुत ही चीजें ऐसी दिक्कत सी होती चली गई कि मैंने कहा चलो ठीक है। हे गाइस, वेलकम टू द रियलिटी पॉड। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि जो हमारी गेस्ट है वो एक वर्ल्ड चैम्पियन है। उनका नाम है पूजा तोमर। वो है एक MFN MMA वर्ल्ड चैम्पियन। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ की हर उस डिटेल के बारे में जिससे आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हो। तो चलो आ जाओ मेरे साथ। तो पूजा, टू बिगिन विद आप मेरे को थोड़ा सा ये बताओ कि MMA क्या होता है ये और कॉम्बैट स्पोर्ट्स से कैसे अलग है। एमएमए और कॉम्बैट गेम से बहुत अलग है। जैसे कि हमारा बॉक्सिंग है उसमें सिर्फ पंचेस होते हैं, रेसलिंग है उसमें टेक डाउन होते हैं, बट एमएमए एक मतलब मिक्स मार्शल आर्ट। एमएमए की जो फुल फॉर्म है वो मिक्स मार्शल आर्ट, मतलब जितने भी मार्शल आर्ट है उसका एक मिक्सअप है। तो इसमें एकदम रोड फाइट की तरह होती है, पंच, एल्बो, नी कुछ भी अटैक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा उसमें चाहते हैं कि आप इस फील्ड में कैसे आए। तो जैसे आपका अर्ली चाइल्डहुड कैसा था, कैसे आप मोटिवेट हुए MMA को चूज करने के लिए। मैं बचपन से ही बहुत चीज़ें फेस की है मैंने, बहुत सारी प्रॉब्लम, जिसके कारण अंदर एक एग्रेशन आता चला गया। और उसके बाद मुझे ज़्यादातर लड़कों को मारने की इच्छा होती थी, क्योंकि हमेशा मेरी फैमिली में लड़के और लड़कियों को कंपेयर किया गया। मेरे पूरे ख़ानदान में लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो फिर उसके बाद सिचुएशन बहुत ख़राब होती चली गई फादर के जाने के बाद, तो वो और एग्रेशन बढ़ता चला गया और वो एक कहीं ना कहीं MMA में कन्वर्ट हो गया। तो कौन कौन है आपकी फैमिली में। मेरी 2 सिस्टर है, मम्मी है। तो कुछ ऐसा था क्या कि लड़का होना चाहिए या ऐसा कुछ। हाँ, हमारा मतलब बहुत बड़ा परिवार है। मेरे ताऊ जी, चाचा जी, बहुत बड़ा खानदान है। तो पहले क्या था कि हम बहुत ही लो क्लास फैमिली से थे। खाने के लिए भी एक टाइम पे सोचना पड़ता था कि नेक्स्ट टाइम क्या खा पाएंगे वो चीज़ें। तो उस टाइम पे जब मैं पैदा हुई तो मेरे पापा को देख के चक्कर आ गया कि भाई तीसरी लड़की फिर से पैदा हो गई, 2 तो पहले थी। तो मेरे परिवार में भी थोड़ा पापा जी को ताने मारने कि भाई हाँ एक और लड़की हो गई, बेचारा क्या करेगा। तो आज भी इंडियन मेंटेलिटी यही है कि हमें लड़का चाहिए। और क्योंकि लड़कियों को उनकी भी गलती नहीं है, लड़कियों की शादी के लिए जो दहेज ये सारी चीज़ें देनी पड़ती है ना, उस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो वही पापा जी को, एक तो हमारी सिचुएशन ऐसी थी, फिर वो एकदम उनके अंदर ये चीज़ें आई तो वो डर गए कि भाई अब क्या होगा। तो बहुत ही ये चीज़ें थी कि भाई नहीं लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो आपकी फैमिली में कोई और, जैसे आपके फादर, वो भी थोड़ा सा इंक्लाइंड थे टुवर्ड्स फाइटिंग या कुछ ऐसा। मेरे पापा एथलीट थे, वो मतलब स्प्रिंटर थे, तो कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे। तो उसके बाद वो हमेशा बचपन में हल्का हल्का, मुझे याद है आज भी, कि वो बचपन में हमें बाहर रनिंग कराते थे। तो मुझे समझ नहीं आता था कि सारी दुनिया तो सो रही है और हम पता नहीं क्यों रोड पे भाग रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, होगा कुछ। तो उसके बाद फिर पापा जी हम लोग को लेके बहुत सीरियस हो गए कि भाई हाँ 3 लड़कियां हुई हैं, अब मुझे इनके लिए कुछ करना है। फिर मेरे पापा ने अपनी लाइफ में बहुत ग्रो किया, उन्होंने बिजनेस किया और हमें पूरे परिवार से अलग एक बहुत बड़ा घर लेके दिया जिसमें मेरी तीनों बेटियां रह सकें। और वो 4-5 साल के अंदर उन्होंने इतना ग्रो किया। और उन 5 साल के बाद मतलब हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता था, हमें सिर्फ अपने पापा दिखाई देते थे। हम बहुत प्यार करते थे। और उसके बाद जिस बिजनेस से उन्होंने स्टार्ट किया था वही बिजनेस में मतलब उनकी डेथ हो गई। उनका एक्सीडेंट हो गया, ट्रैक्टर का बिजनेस था, ट्रैक्टर से ही एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद तो लाइफ एकदम ऐसी लगी कि बस सब कुछ खत्म है। वो अकेलापन ना ऐसा लगने लगा, वो अकेलापन ही अंदर एक एग्रेशन और बहुत सारी चीजें वो पनप गई, पता ही नहीं चला। उनके जाने के बाद पड़ोसी तो पड़ोसी, घर वालों के ताने, अरे बेचारी, एक तो पहले कोई नहीं था, भाई नहीं था, अभी पापा भी चले गए। और कोई भी आती थी औरतें मम्मी को बोलती थी कि भाई अब कैसे करेगी, कैसे जीवन चलेगा। तो हमेशा मुझे ना बचपन से लड़के के साथ कंपेयर करा गया। तो मुझे यही था कि मैं कुछ ना हो लेकिन मैं इनसे लड़कों से पीछे तो नहीं हूँ। तो हमेशा वो चीज़ें करना कि भाई हाँ मुझे आगे बढ़ना है,
और अपनी सिस्टर को, जैसे मम्मी को कोई बोलता था या कभी कोई गुस्से में ताऊ जी या चाचा जी भी लड़के जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर ताऊ जी ने मम्मी को या चाचा जी ने मम्मी को मारा तो मैं कैसे बचाऊंगी, या मेरी सिस्टर को किसी ने कुछ कहा। तो हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं जैकी चैन की मूवी देखना कि मैंने देख के सेल्फ डिफेंस कैसे कर पाऊंगी। तो वो चीज़ें करते 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 MMA में आ गई। तो आप कितने साल के थे जब आपके फादर की डेथ हुई? 6-7 ईयर्स 6-7 ईयर्स के थे। तो तब तो आप पढ़ाई कर रहे होगे, तो तब आप पढ़ाई के साथ साथ ऐसी चीज़ें देखते थे क्या, जैसे आप बता रहे हो जैकी चैन की मूवीज एंड ऑल? हाँ, तब मैं पढ़ाई कर रही थी। मुझे स्पोर्ट्स का था कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स करना था। मेरा ऐसा प्रॉपर नहीं था कि मुझे MMA करना है, बट मैं एग्रेसिव थी। तो एक नाम वो भी हुआ जिस टाइम मेरे पापा जी की डेथ हुई और उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे या जो भी कागज थे, तो उसमें एक छोटा सा पेपर था जिस पे लिखा हुआ था कि पूजा तोमर ने ये विन किया। तो मम्मी, मतलब वो आया किसी ने मुझे, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने वो सब ऐसे मैं बैठ के ऐसे देख रही थी, तो वो पेपर देख के मुझे वही लगा कि अगर इतना छोटा पेपर भी उनकी पॉकेट में निकला है तो पूरे वर्ल्ड में अगर मैं नाम करूंगी तो कितना, जहाँ पे भी होगी उनकी आत्मा को कितनी शांति मिलेगी, कितना अच्छा लगेगा। तो वो चीज़ भी मैंने सोची थी कि हाँ मुझे करना है। तो वो जो पेपर था वो आपने क्या करा था, वो किस चीज़ की क्लिपिंग थी? वो एक न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि भाई मैंने शायद डिस्ट्रिक्ट था या कुछ था कि जिसमें मुझे स्कूल की साइड से वो लेके गए थे, चैंपियनशिप जीती थी। अच्छा, वो भी फाइटिंग की थी क्या? हाँ, वो फाइट अच्छा, थी। ओके। इसका मतलब आप तो बचपन से ही आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट थी, और बिकॉज आपके फादर भी एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से थे तो वो आपके अंदर और अच्छे से आता गया। पूजा, कुछ इस बारे में बताओ, आपकी सबसे ज़्यादा मेमोरेबल फाइट कौन सी रही है? मेमोरेबल फाइट मेरी रही है वन चैम्पियनशिप फाइट। मैं एक खेलने गई थी, तो उस वक्त क्या हुआ कि जो मेरे साथ एक कॉर्नर, पहली बात तो जो भी फाइट होती है उसके साथ एक टीम जाती है कि भाई 2-3 बंदे या 2 बंदे भी साथ में जाते हैं। तो उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था। जो मेरे साथ कॉर्नर जाने वाला था, वो जैसे मेरी रात की फ़्लाइट है तो वो मॉर्निंग में फ़ोन करते हैं, पूजा सॉरी मुझे तो छुट्टी नहीं मिल पाएगी और मैं तो नहीं जा सकता। तो मैं तो बैठ के रोने लगी, 2 घंटे तो मैं रोई कि मुझे एटलीस्ट मेरे उस ब्रेक में कोई पानी पिलाने वाला तो हो, अब कोई नहीं जाएगा मेरे साथ में। तो फिर मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया कि यार तू चल सकती है क्या मेरे साथ में? तो फिर बोल रहे चलो पूजा मैं चलती हूँ। तो मेरे से नेक्स्ट डे उसकी फ़्लाइट थी, और उसी टाइम क्या होता है कि मेरा लगेज मिस हो जाता है। जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ, इंडोनेशिया पहुँचती हूँ, तो वहाँ पे मैंने कहा मेरा लगेज, वो बोल रहे कि आपका तो लगेज है ही नहीं मेरा। फिर वन चैम्पियनशिप जहाँ पे होती है उस इवेंट में मैं जाती हूँ, बोलते पूजा आपका ओपन वर्कआउट है, आप ड्रेस चेंज करके आओ। मैंने कहा मेरा बैग ही मिस हो गया, मैं कहाँ से ड्रेस चेंज करके आऊँ? तो वहाँ से एक पाकिस्तानी बंदा आता है, बोलता है कि बाजी आप ये टाइट ही पहन लो। मैंने कहा इस पे तो पाकिस्तान लिख रहा है, आप तो वैसे निकलवा दोगे मुझे। तो मैं बड़ी परेशान, पर वो था कि वो शाम तक मेरा बैग आ गया, चलो वो सारी चीज़ें फेस हो गई, ठीक है। फिर मेरी फ्रेंड आती है, बट वो है कि वो भी MMA करती थी, बट उस वक्त उन्हें भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या करना है, पैड कराना है, क्योंकि फाइट से पहले अच्छे से वार्म अप होना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मुझे बड़ी फेस करनी पड़ी। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि पूरा वीकडे फाइट का चलता है, उसमें हर दिन आपका इंटरव्यू होता है, ट्रेनिंग साथ में करनी पड़ती है। अगर आप अकेले हो तो वो सारी चीज़ें फेस करनी बड़ी मुश्किल थी। फिर उसके बाद में फाइट डे, मैंने एक फिलीपीन के बंदे से बात की, कोच से। मैंने कहा भाई बस मुझे पानी ना, अगर ये ऐसे थोड़ा बौखला जाए तो तुम मुझे पानी पिला देना। तो बोले कोई परेशानी नहीं पूजा, और हम ब्लू कॉर्नर में सब विन कर रहे हैं और तुम भी जरूर विन करोगी, चलो। बस वो फाइट मैं जितना परेशान होकर रो के गई थी, तो वो फाइट मेरी बहुत अच्छी रही, क्योंकि वो जो लड़की थी वो इंडोनेशियन ही थी, उनकी बेस्ट फाइटर थी वो। और वहाँ पे क्या था, प्रिडिक्शन में मुझे 1% जिताया हुआ था, उसे 99%। तो वो सोशल मीडिया भी मैंने देख लिया, उससे भी मेरा दिमाग ऐसा हो गया था। और पूरी सोशल मीडिया हो या कोई भी मतलब मीडिया थी, वो सब इंटरव्यू उसका ले रहे हैं, मैं साइड में चुप अकेले बैठी हूँ, क्योंकि सबको वो था कि वो ही जीतेगी। बट उस वक्त वो मैं फाइट विन करी, तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि हाँ अभी मुझे थोड़ा शांति मिल गई है कि पूरा जो हफ्ता मैं रो के आई हूँ। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये तो आपकी सबसे मेमोरेबल फाइट थी क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। बट अगर हम बात करें MFN चैम्पियनशिप जो आपने जीती है, वो आई एम श्योर आपकी बिगेस्ट
फाइट होगी, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ऐसे तो मेरी दो फाइट जो मेरी बेल्ट की हुई, दोनों ही बिगेस्ट फाइट है मेरे लिए, क्योंकि वन चैंपियनशिप में एक बड़े प्लेटफॉर्म में किसी से हारना और उसी लड़की को फिर इधर अपने इंडियन लीग में बुला के उसे हराना, तो वो भी मेरे लिए एक बड़ी थी। बट जो लास्ट टाइम मैं फाइट जीती हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंज